वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। चलिए भाई, तो टेस्ट नंबर 466 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, भारतीय राज्य व्यवस्था वहीं से जहां से छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद की आंतरिक व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, पूरा कवर कर देंगे लक्ष्मीकांत को एमसीक्यू में तोड़ तोड़ कर। चलिए तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। बहुत बार सामने आया है प्रश्न, तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। अगर ये इस तरह से लिखा होता सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं तो गलत हो जाता, क्योंकि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, बिल्कुल। और वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। यहाँ वित्त विधेयक की बात हो रही है, याद रखना। यहाँ धन विधेयक की बात हो रही है, यहाँ पर धन विधेयक की बात हो रही है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। और संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध है। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक धन विधेयक, जिसका उपबंध अनुच्छेद 110 में, वित्त विधेयक 1 अनुच्छेद 117 के 1 में उपबंध है, वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117 के 3 में उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वित्त विधेयक के संदर्भ में, वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। और तीसरा स्टेटमेंट है, वित्त विधेयक के संबंध में गतिरोध पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। और गलत हमको ढूंढना है, इसमें से कौन सा गलत है बताइए। देखिए, वित्त विधेयक की यहाँ पर बात हो रही है, इसको आप धन विधेयक ना समझ लेना। पहला स्टेटमेंट है, वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट जो होते हैं ना वित्त विधेयक से रिलेटेड, वो धन विधेयक के समान ही होते हैं। बाकी के जो पॉइंट होते हैं वो साधारण विधेयक जैसे होते हैं वित्त विधेयक के संदर्भ में। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। गलत है, अस्वीकार कर सकती है राज्यसभा वित्त विधेयक को। और तीसरा स्टेटमेंट है, वित्त विधेयक के संबंध में गतिरोध पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये भी सही है, लेकिन धन विधेयक के मामले में नहीं बुला सकते, संविधान संशोधन के मामले में नहीं बुला सकते, लेकिन वित्त विधेयक में बुला सकते हैं। वित्त विधेयक के कह तो रहा हूँ ना, 2 पॉइंट को छोड़कर अधिकतर पॉइंट जो हैं, दूसरे सारे पॉइंट जो प्रावधान है इसके, वो साधारण विधेयक जैसे हो सकते हैं, होते हैं। तो इस पर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है। गलत कौन सा? 1 और 3 करेक्ट हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो बी है इसका आंसर, मतलब सी है इसका आंसर, केवल 2। तो देखिए, केवल कथन 2 यहाँ पर असत्य है। राज्यसभा वित्त विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, या इसमें सारभूत संशोधन कर सकती है, किंतु लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है और विधेयक को आगे भेज सकती है। यद्यपि किसी भी सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित कर, मतलब टैक्स आदि को तब तक कम या समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसकी सहमति न दे दे। अब देखिए, वित्त विधेयक 2 मामलों में धन विधेयक के समान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से जरा दिमाग में बैठा लीजिए। वित्त विधेयक 2 मामलों में धन विधेयक के समान है। कौन से हैं वो मामले? इसे भी केवल लोकसभा में ही पुरा स्थापित किया जा सकता है, जैसे धन विधेयक को किया जाता है। लोकसभा में पुरा स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। इस पर भी, अर्थात राष्ट्रपति की सिफारिश से ही इसे पुरा स्थापित या प्रस्तावित किया जा सकता है। इन 2 पॉइंट के अगर छोड़ दिया जाए तो वित्त विधेयक साधारण विधेयक के ही समान है बाकी सारे पॉइंट में। अब देखिए, धन विधेयक के विपरीत, इसमें दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। अब देखिए, उपर्युक्त दोनों मामलों में अगर उन दोनों मामलों को दरकिनार कर दिया जाए, किन दोनों मामलों को? इन दोनों मामलों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो वित्त विधेयक के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि किसी साधारण विधेयक के संबंध में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 117(3) में उपबंध है कि जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि से खर्च करना पड़ेगा,
वह विधेयक संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन में राष्ट्रपति ने सिफारिश ना दे दी हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वित्त विधेयक के संदर्भ में अगला स्टेटमेंट है, अगला प्रश्न आ गया। वित्त विधेयक को बोलते हैं फाइनेंशियल बिल और धन विधेयक को बोलते हैं मनी बिल। तो वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है बताइए। पहला स्टेटमेंट है विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा। दूसरा स्टेटमेंट है विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक कर रख लेगा। तीसरा स्टेटमेंट है विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेज सकता। देखिए धन विधेयक तो है नहीं तो वापस भेज सकता है, क्योंकि दो चीज़ों को छोड़ दी जाए तो बाकी साधारण विधेयक के समान है ना। तो बिल्कुल शुरू के तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? केवल 1 और 2 3, केवल 1 2 3 बी। तो देखिए कथन 4 यहाँ पर असत्य है। वित्त विधेयक केवल 2 मामलों में धन विधेयक के समान है। वो मामले हैं वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है और राष्ट्रपति की सिफारिश से ही विधेयक को पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाता है। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा वित्त विधेयक के संदर्भ में। अब देखिए उपरोक्त दोनों मामलों को छोड़कर वित्त विधेयक के साथ साधारण विधेयक जैसा व्यवहार किया जाता है। अतः संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है राष्ट्रपति, या अपनी स्वीकृति रोक सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए विधेयक को सदन के पास वापस भेज सकता है। थोड़ा तीव्र गति से चलिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रश्न है संविधान संशोधन से संबंधित। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है संविधान के भाग 20 में, कितने भाग है संविधान में? 22 भाग हैं। तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के संबंध में उपबंध किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती और संसद और राज्य के विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, संसद को भी राज्य के विधानमंडल को भी। चौथा स्टेटमेंट है संविधान संशोधन विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन के समान लचीली है ना ही अमेरिका के समान कठोर। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? इंडियन पॉलिटी में एक एक प्रश्न एक एक शब्द से गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, वैसे तो अधिकतर हो जाते हैं सब में, लेकिन एक एक पॉइंट को पकड़ना सीखिएगा। यहाँ पे बार बार रिवीजन करोगे तभी आएगा। पहला वाला करेक्ट है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के संबंध में उपबंध किया गया है। दूसरा वाला भी सही है। संविधान संशोधन विधेयक पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन विधेयक के मामले में है। अब देखिए संसद और राज्य के विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, केवल संसद करेगी। केवल संसद संविधान में संशोधन करेगी, राज्य का विधानमंडल नहीं करेगा। 3 को एलिमिनेट करो करिए एलिमिनेट। बिल्कुल 5 जो स्टेटमेंट थे ना उनकी कमर टूट गई और इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा 1 2 4 5, क्योंकि चौथा वाला भी करेक्ट है। संविधान संशोधन विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन यही धन विधेयक होता तो केवल मंत्री द्वारा, केवल मंत्री कौन है? सरकारी सदस्य, केवल मंत्री द्वारा जो है पूरा स्थापित किया जाता, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा नहीं। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक है दोनों के द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन से के समान लचीली है और ना ही अमेरिका के समान कठोर। करेक्ट है। तो देखिए उपरोक्त में से तीसरा जो है वो गलत है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के संबंध में उपबंध है और संविधान संशोधन विधेयक पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में ही प्रारंभ हो सकती है, राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। और संसद में कौन से सदन में होगी? किसी भी सदन में हो जाएगी, लोकसभा राज्यसभा किसी में। ऐसा नहीं है कि लोकसभा है, धन विधेयक थोड़ी है कि लोकसभा में होगी केवल, ये चीज़ साधारण विधेयक के समान है। अब देखिए संविधान संशोधन विधेयक मंत्री यानी सरकारी सदस्य या गैर मंत्री यानी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, किसी के द्वारा भी। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन के समान लचीली है और ना ही अमेरिका के समान कठोर है, यह तो दोनों का मिश्रण है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक बार आ जाइए फिर से। पहला स्टेटमेंट है संसद के किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में किसी में भी, दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का उपबंध है इसमें, मतलब आपको बताना है नहीं। विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना अनिवार्य होता है और विधेयक को राष्ट्रपति ना तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये तो बड़ी दुविधा की बात हो गई, ना रख सकते ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकते।
तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक, जिसका प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। दूसरा स्टेटमेंट है दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का उपबंध है, इसमें नहीं है, करिए एलिमिनेट जहाँ जहाँ तो वो नहीं होगा। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट है विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना अनिवार्य होता है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 करेक्ट हो रहे हैं अभी तक। विधेयक को राष्ट्रपति ना तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, बिल्कुल। चौथा भी करेक्ट हो गया, तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कथन 3 यहाँ पर गलत है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो प्रावधान किसमें था? साधारण विधेयक में है और वित्त विधेयक में है, धन विधेयक में और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यदि भारत के संविधान में संशोधन करके कुछ विषयों में परिवर्तन करना हो तो ऐसे संशोधन के विधायी उपबंध को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजे जाने से पहले संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम नहीं हों अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से वे विषय कौन से हैं? समझ में आ गया आपको इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है प्रश्न? ये प्रश्न कह रहा है कि वो कौन से विषय हैं जिनको एक तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ उनको आवश्यकता पड़ती है आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की या अनुसमर्थन की। पहला है राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, दूसरा है केंद्र एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और चौथा है 7वीं अनुसूची की कोई सूची। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। बिल्कुल इनके लिए जो है आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है और ये विषय सारे के सारे ये चारों हैं 1, 2, 3, 4 डी आंसर है इसका। तो देखिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये जो थे ना ये इन चारों के लिए क्या चाहिए? इन चारों के लिए तीसरा वाला चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। मतलब ये वाली कंडीशन चाहिए, ये वाली कंडीशन चाहिए, दूसरी वाली। इसमें 2 कंडीशन चाहिए 368 में, एक तो ये चाहिए और ये भी चाहिए। नहीं यही चाहिए क्योंकि ये चीज़ इसमें भी हो गई ना, विशेष बहुमत चाहिए, आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए। तो ये हो गया। अब देखते हैं ये इस संशोधन को राष्ट्रपति की अनुमति से पहले कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। देखिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि हमको ये वाली चीज़ चाहिए ना, ये वाली चीज़ चाहिए हमको 3/4 के नहीं, हमको आधे से आधे राज्यों के विधानमंडल की आवश्यकता होती है। ऊपर वाले की तो होगी। ऊपर वाला क्या है? संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस दिन उपस्थित कितने थे और मतदान कितनों ने किया उस विषय पर उसके 2/3 बहुमत। एक तो ये चाहिए और चाहिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन, मतलब आधे राज्यों के कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। ये 3/4 वाला फंडा नहीं चलेगा, ये यूएसए में है ये वाला फंडा। तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कथन 2 सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद, ध्यान से सुनिएगा, संविधान के अनुच्छेद 368(2) में उपबंध किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के किसी उपबंध में संशोधन करने के लिए विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अलग अलग और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक द्वारा जो है उस सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना जो है अनिवार्य है। इसे ही विशेष बहुमत से पारित होना कहते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार। देखिए संविधान के अनुच्छेद 368 के किसी उपबंध में संशोधन करने के लिए विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अलग अलग उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा
तथा उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। इसे ही विशेष बहुमत से पारित होना कहा जाता है। ये तो एक पक्ष हो गया, इतना तो चाहिए। और क्या चाहिए? और चाहिए इसी विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन अनिवार्य है, जबकि अमेरिका में क्या है, 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए ये चाहिए। और क्या चाहिए? और चाहिए आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता। उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 5 कुछ है, क्या है ये? नए राज्यों का गठन करना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना या उसकी समाप्ति करना, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, नागरिकता की प्राप्ति करना और किसी की नागरिकता को समाप्त कर देना। बताइए उपरोक्त में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत या साधारण विधेयक से पारित हो सकते हैं? कौन कौन इसमें संसद के साधारण विधेयक से पारित हो सकता है? नए राज्यों का गठन करना हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक राज्यों में विधान परिषद का निर्माण करना है, उसकी समाप्ति करना हो सकता है, नागरिकता की प्राप्ति समाप्ति भी साधारण विधेयक से हो जाएगी, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन भी साधारण विधेयक से ही हो जाएगा। तो सारे के सारे हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 और 5। तो देखिए उपरोक्त में से सारे के सारे करेक्ट हैं। संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता और संसद संविधान के ऐसे उपबंधों में साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है, यानी साधारण विधायी प्रक्रिया से परिवर्तन कर सकती है। साधारण बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है। इसके द्वारा संसद संविधान में निम्नलिखित उपबंधों को बदल सकती है। पहला है नए राज्यों का प्रवेश करना या गठन, नए राज्यों का निर्माण करना या उसके क्षेत्र, उसकी सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों को परिवर्तित कर देना, राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति करना। सारे स्टेट में तो है नहीं विधान परिषद, कुछ 7 में है, कितने में? अब देखिए अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, जो 5वीं अनुसूची में जिसका उपबंध किया गया है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जिसका 6ठी अनुसूची में उपबंध किया गया है, ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे संबंधित प्रावधान। अब देखिए नागरिकता की समाप्ति एवं प्राप्ति, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण साधारण विधेयक से हो जाएगा। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन साधारण विधेयक से हो जाएंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि जिनका उपबंध दूसरी अनुसूची में किया गया है, इनमें कुछ फेरबदल करना है तो साधारण विधेयक से ही हो जाएगा। संसद एवं उसके सदस्य और उसकी समितियों के विशेषाधिकार साधारण विधेयक से हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या घटानी बढ़ानी साधारण विधेयक से हो जाएगी। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते साधारण विधेयक से हो जाएंगे, अगर कुछ ऊपर नीचे करने होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है संसद संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित प्रक्रिया का प्रयोग कर संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है और संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में 4 और 5 जोड़े गए खंड बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट। और संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था ये। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए, सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और उसके बाद न्यायालय द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर संविधान के किसी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु लेकिन परंतु संविधान के आप आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करोगे। अब देखिए 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 368(3) और अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ा गया, जिसमें उपबंध किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी।
अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में 4 और 5 जोड़े गए। अनुच्छेद 368 4 में उपबंध किया गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को किसी न्यायालय में किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। और अनुच्छेद 368 5 में उपबंध किया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्वर्धन नहीं होगा। हालांकि देखिए मिनर्वा मिल्स वाद आया था 1980 में, ये उपर्युक्त दोनों खंडों का खंडन किया गया और न्यायिक पुनरावलोकन को जो है संविधान का आधारिक लक्षण मान लिया गया। तो आपको उस तरह से ये याद रखना कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें अनुच्छेद 368 का खंड 4 और 5 जोड़े गए। ये रेयर केस है कि पूछ ले, नहीं पूछेगा। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ये कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती और संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित प्रक्रिया का प्रयोग कर संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, नए राज्यों का गठन या राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो। धन विधेयक और है कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक तो नहीं है लेकिन भारत की संचित निधि से पैसे को खर्च करवा रहा है वो। अब बताइए उपरोक्त में से किस या किन विधेयक या विधेयकों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो एक प्रश्न कई तरह से, जैसे इनमें से कुछ एक आध पॉइंट ये भी होगा कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है और ये साधारण विधेयक से इनका काम भी हो जाएगा। अब जैसे पहले ही है, वो पहला है नहीं है, नए राज्यों का गठन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना, घटाना बढ़ाना, साधारण विधेयक से हो रहा था ना वो, और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता भी होनी चाहिए। तो है, करेक्ट है, पहला है। और ऐसा कर विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, ये भी है। धन विधेयक तो है ही है, सबको पता होगा। कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु भारत की संचित निधि में से जो है वो खर्च करवाने पर तुला हुआ है वो विधेयक, उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी, स्वीकृति की, सिफारिश की, मंजूरी की, जो भी। तो सारे के सारे हैं फिलहाल ये 1 2 3 4 है, इसका आंसर डी है। तो देखिए संविधान में उपबंध है कि कुछ विषयों पर विधान पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति समझ लो, मंजूरी समझ लो या सिफारिश समझ लो, वो आवश्यक है। इसमें शामिल विषय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से विषय हैं? नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, ऐसा अनुच्छेद 3 में लिखा है। धन विधेयक अनुच्छेद 117 के 1 में उपबंध जिसका। अब देखिए व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य विधेयक अनुच्छेद 304 में उपबंध है। कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है लेकिन जिसमें भारत की संचित निधि से धन निकालने का प्रावधान है, 117 के 3 में उपबंध है। इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। ऐसा कर विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 274 में किया गया है, इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। तो ये प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले। बड़े बड़े स्टेटमेंट देकर घबराया ना करें क्योंकि एक एक पॉइंट से कटेगा पूरा, या अधिकतर सभी सही हो जाएगा। तो देखिए हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंट आपको आ रहा होगा, वो टेस्ट लगाने से लगे गया होगा। इन सवालों को लगाने के बाद किसी भी एग्ज़ाम में, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, कम से कम आप इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को गलत तो नहीं करोगे क्योंकि इससे बाहर तो कुछ आना है नहीं। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।